20 मिनट्स में खुशामदीद। तारीख़ की कुतुब में हम पढ़ते हैं सुकूत बगदाद और सुकूत गरनाता के वाक़यात, तो हमें हैरानगी होती है और अफसोस होता है कि वो किस तरह के लोग थे जो अपने शहरों की हिफाजत नहीं कर सके। लेकिन आज हम जिस शहर की तबाही की बात कर रहे हैं, शायद उसकी तबाही में हम खुद हिस्सेदार हैं और हमारे जीते जागते उस शहर की तबाही हुई है। यहाँ किसी बैरूनी हमला आवर ने आकर इस शहर पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि इस शहर के अपने मुहाफ़िज़ों ने उसका ये हाल किया है कि आज जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, शहर कराची, वो दुनिया के रिहाइश के लिहाज से बदतरीन शहरों में उसका शुमार होता है। इसी मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। कराची के मौजू पे इंसाइक्लोपीडिया इनको समझा जाता है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। जी शुक्रिया। मज़हर साहब, आपने कराची में इतना अरसा गुजारा, आपने वो ज़माना भी देखा जब यहाँ पर ट्राम चलती थी, तो इतने सारे अरसे में और ये सारे जो हालिया वाक़यात आपने देखे, आपकी नज़र में नुक्ता आगाज़ क्या था कराची की तबाही का, जिसके बाद से शुरू हुई तबाही और आज तक वो सिलसिला जारी है? देखिए, वो जॉन एलिया का एक शेर है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। अच्छा। कराची बहुत खूबसूरत शहर था और अब भी बहुत खूबसूरत है। ये ज़रूर है कि उसकी खूबसूरती को किसी की नज़र लग गई। सही। एक ज़माना था कि कराची वफाकी दारुल हुकूमत होता था, और मेरे ख़्याल में उसकी उस वक्त क्या मंतक़ थी कि जिसकी बिना पे कराची को वफाकी दारुल हुकूमत से जो है सूबाई दारुल खिलाफा बना दिया गया। उस वक्त और इसके लिए एक नया शहर आबाद किया गया जिसे इस्लामाबाद हम कहते हैं। हालांकि उस ज़माने में जो है वो इसका ऑल्टरनेट, कराची का ऑल्टरनेट ढाका को समझा जाता था, और ऐसा भी होता था, ऐसा भी ज़माना आया था कि जब कि ग़ालिबन गर्मियों में कराची होता था दारुल हुकूमत, अच्छा। और सर्दियों में ढाका हुआ करता था। तो अगर कराची से वफाकी दारुल हुकूमत मुंतकिल करना भी था तो ढाका बनता था। लेकिन बहरहाल उस वक्त के हुक्मरानों ने जो है उनकी कोई भी मंतक़ हो, उन्होंने ये सोचा कि इस्लामाबाद, कुछ लोगों का ख्याल था कि चूँकि यहाँ पोर्ट है तो इस लिहाज से कराची को दारुल हुकूमत नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा जैसे कराची को बिल्कुल डंप कर दिया गया और एक फ़्लो ऑफ पॉपुलेशन शुरू हुआ। वरना एक ज़माना था कि कराची में जब लोग बाहर से आते थे तो उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी। अच्छा। जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर जब लोग आते थे तो बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन भी हुआ करती थी। उस वक्त कराची, हमें याद है कि ये चाहे वो नाज़माबाद हो, ये बड़े प्लान्ड एरियाज़ होते थे जो प्री पार्टीशन चीज़ें थीं। अगर हम नाज़माबाद लें और या उस इलाके के बहुत से करीबी इलाकों को देख लें तो वो लगता था कि वो शहर को प्लान तरीके से बनाया गया है, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी अगर शहर को प्लान तरीके से बनाया जाता। यानी जब आप किसी शहर को डेवलप करते हैं, इलाकों को डेवलप करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आप सिर्फ 10 साल के लिए नहीं करते आप उसको। अगर आपने कोई ब्रिज बना रहा है तो आपके सामने 50 साल बाद कराची कैसा होगा, सही, या 100 साल बाद कराची होगा। जो अगर आप देखें जो अंग्रेज़ों ने इमारतें बनाई हैं, अगर आज भी आप सिंध हाई कोर्ट की पुरानी इमारत में चले जाएं तो आज भी ऐसी इमारत है कि वो अकोमोडेट कर लेती है सारी उनको। वहाँ इतनी खूबसूरती से चीज़ें बनाई गई हैं कि अगर गर्मी में लाइट ना भी हो तब भी आपको महसूस नहीं होता वो। तो हमारे यहाँ जो भी आर्किटेक्ट थे इस शहर को बनाने के, तो बुनियादी ख़राबी तो उनकी थी। फिर जो पॉलिसी मेकर्स थे कि उन्होंने ये सोचे बग़ैर कि ज़ाहिर है कराची एक पोर्ट सिटी है, कराची कमर्शियल हब है, आपका इकनॉमिक हब है, उस चीज़ को सामने रख के कराची जो पहले दिन से रेवेन्यू दे रहा है वफाक को, उसको तो एक बहुत ही प्लान तरीके से बनाना चाहिए था। तो ऐसा लगा कि जैसे जो है 50s और 60s के बाद जो भी हुक्मरान रहे उनकी नज़र में कराची की हैसियत सिर्फ ये रही कि यहाँ आओ, खाओ, कमाओ और चले जाओ। अच्छा। और यही नज़र आता है। आप वरना तो जो लोग थे उस ज़माने में, वो अगर इस शहर का नक्शा सामने रखते, इसका पहला मास्टर प्लान सामने रखते और उसके लिहाज से शहर को डेवलप करते, तो शायद आज कराची की शक्ल बड़ी मुख्तलिफ होती
और जो रेवेन्यू कराची दे रहा है शायद उससे डबल रेवेन्यू दे रहा होता कराची। उस ज़माने में चाहे वो उसको वो सियासत की नज़र हुआ या नौकरशाही की नज़र हुआ, लेकिन वो शहर जो किसी वक्त में, किसी पीरियड में, जिस तरह आपने कहा कि इवन 70s तक जो है ट्राम चला करती थी, मिड 70s तक बड़े आराम से, जिसको आज आप मेट्रो कह लें, उस ज़माने में वो ट्राम कहलाती थी। बड़े आराम से लोग सदर तक, तो मुझे याद है सदर बंदर रोड तक आती थी, ट्राम आती थी, और उधर से उतर के बड़े आराम से आप एक साइड से बैठे दूसरी साइड से उतर जाएं तो देखे। फिर वो ख़त्म हो गई। अब वो क्यों ख़त्म हुई उसकी कभी कोई लॉजिक सामने नहीं आई, उसे क्यों ख़त्म किया गया। दुनिया में आज भी ये चलती हैं। तो ये बेसिकली इस वक्त जो मेट्रो है ये पुरानी ट्राम की एक बेहतर शक्ल है उस लिहाज से अगर हम कहें। फिर उसको रिप्लेस किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने। कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उसकी बड़ी बड़ी KTC की बड़ी बड़ी बसेस थी, बड़े बड़े डिपोज थे उसमें। वो भी आहिस्ता आहिस्ता लगा कि वो जो है वो ख़त्म होती जा रही है, और फिर एक दिन अचानक पता चला कि वो गायब हो गई। इसी तरीके से जो आबादी का फ़्लो है इसमें, हमें याद है कि हुसैन डिसल्वा टाउन में हम रहा करते थे, तो हुसैन डिसल्वा टाउन नॉर्थ नज़रवाद के पीछे पहाड़ी होती थी पूरी। आज भी पहाड़ी है लेकिन वो आबादी से ढकी हुई है। उस वक्त उस वक्त हम जाया करते थे, मतलब वहाँ जाके हम बाकायदा एक तरह से एक पिकनिक स्पॉट, पिकनिक पॉइंट था वो। और जाहिर है वहाँ जितना भी इस वक्त वहाँ आबादी है वो सब इल्लीगल वो है, लेकिन बन गई, आबादी बन गई, किसी ने नहीं रोका। औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी बन गई, किसी ने नहीं रोका। और इस तरीके से कच्ची आबादियाँ शहर में तो इल प्लान तरीके से लोगों को ला के बसाया जाने लगा, और इसमें ज़ाहिर है कुछ लोग इन्वॉल्व थे जब ये कच्ची आबादियाँ बढ़ती चली गईं। हर मामले पे जो आप बता रहे हैं ऐसा लगता है मुकम्मल तौर पे जो है ना बेतवज्जो ही थी। तो हम तो एक तअस्सुर पाकिस्तान में दिया जाता है कि अरबाब अख्तियार जो हैं, चाहे अब उनको जो भी नाम दे दिया जाए, अशराफिया का नाम दिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट का, उनके पेश नज़र हमेशा कौमी मफाद होता है। तो कराची की जो अहमियत थी उसके लिहाज से तो कौमी मफाद में ये था कि उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए था। फिर क्या वजह थी कि उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसमें ज़ाती मफादात जो है वो बहुत ज़्यादा वो नज़र आते हैं। एक तो ये कि कराची की पॉलिटिक्स को जो है वो इस अंदाज में लिया गया कि जैसे बहुत ही एथनिक ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है कराची की पहले दिन से। यानी जब वफाक की दारुल हुकूमत कराची से शिफ्ट हुआ तो उस वक्त उस ज़माने में ही शोर मचा के ये कराची के साथ ज़्यादती हो रही है। सही। और फिर उसी ज़माने में एक कराची सूबा तहरीक भी चली। अच्छा। उस ज़माने में, लेकिन वो एथनिक तहरीक नहीं थी, वो प्योरली कराची सूबे के हवाले से, और उसका बेसिक मकसद ये था कि कराची को दारुल हुकूमत बरकरार रखा जाए। सही। उसका तो उसके बाद हमने देखा, उसके बाद फिर जब अयूब खान ने सदारती इलेक्शन लड़ा, फातिमा जिन्ना उनके मुकाबले में थी, तो कराची ने फातिमा जिन्ना के लिए जो है ना फुल सपोर्ट फातिमा जिन्ना को की। दो ही जगह से फातिमा जिन्ना को मैसिव सपोर्ट मिली, एक कराची एक ढाका। अच्छा। वो कहते ये हैं कि उसके रिएक्शन में फिर यहाँ उस वक्त जब अयूब खान के सपोर्टर्स थे उन्होंने फायरिंग की और फिर बड़ी तादाद में लोग मरे, तो वो उसका एक एथनिक कलर आ गया पूरे उसका ना, और ऐसा लगने लगा जैसे कराची एक ख़ास कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और एक ख़ास कम्युनिटी को, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, कराची को ये समझा गया कि जैसे ये उर्दू स्पीकिंग का शहर है और उर्दू स्पीकिंग के ही स्टेक्स हैं इसमें थे, जाहिर है बहुत ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग, और चूँकि उनकी सियासी राय जो है वो पसंद नहीं थी अरबाब को, सियासी राय उनकी मरकज़ से मुख्तलिफ थी उससे, तो वो एक रीज़न था कि कराची को फिर एक तरीके से हम कहते हैं टारगेट किया गया, और ये सोचे बगैर कि इस चीज़ को बहुत बेहतर करके भी आप चीज़ें हासिल कर सकते थे। और इसी वजह से ये नज़र आता है कि अननेसेसरी कराची की डिस्क्रिमिनेशन हुई।
एक चीज़ को आज अगर हम देखें तो कराची पश्तून्स का सबसे बड़ा शहर है, तो कराची को उस तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। कराची जो है वो, कराची में कई लाख जो है वो बंगालीज़ भी हैं, कई लाख जो है पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, तो हर कम्युनिटी के लोग हैं। तो उस लिहाज से कराची को डेवलप होना चाहिए था, लेकिन वो जिस तरह मैंने कहा कि इल प्लान, आज कराची में 8,000 कच्ची आबादियाँ हैं जिसमें 60 लाख के करीब लोग रहते हैं। जहाँ जिस शहर में 8,000 कच्ची आबादियों में 60 लाख लोग रहेंगे, तो उसको आपने बहुत डेलिबरेटली, वही मैंने कहा ना कि वो मकसद फिर ये नज़र आया कि कराची को, सिर्फ कराची की ज़मीन को जो है सोना समझा गया और उस सोने को कराची पे स्पेंड नहीं किया, यानी कराची की ज़मीन कराची पे ही स्पेंड होनी चाहिए थी। यहाँ आके लोगों ने खाया पिया, तो हमें बहुत ही अंदाज़ा ये हुआ कि अगर शहर को देखें तो शहर में आपको 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स नज़र आएंगे, फिर DHA आ जाती है, फिर दूसरी तरफ आप चले जाएं विफाक की ज़मीन आ जाती है, चाहे वो पोर्ट हो या और जगह हो, तो विफाक का अपना क्लेम है कि जी ये ज़मीनें, ये जगह हमारी हैं। तो जब हम फिर KMC पर आते हैं जो प्योरली कराची, तो उसके हिस्से में सिर्फ 32 या 34% शहर रह जाता है। सही। और उसमें भी ज़ाहिर है, उसमें भी करप्शन भी है, बहुत सी गड़बड़ है। तो मेरी नज़र ये आता है कि इस शहर को बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से लूटा गया है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से तबाह किया गया है। इसीलिए आज पिछले 12-15 साल से कराची में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक ज़माने में मुझे याद है कि 80s में जापानीज़ ने इनको प्रपोज़ किया था कि कराची में अगर आप, उस ज़माने में 80s की बात करूँ, कि अगर आप 8,000 लार्ज साइज़ बसेस ले आएँ तो आपको ये मल्टीपल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ना रहे, जिसमें मिनी बसेस का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ वो भी यानी उससे भी चीज़ें ख़राब हुई। तो मल्टीपल ट्रांसपोर्ट आई, उसकी वजह से जैसे आप अभी देख लें, आप पहले रिक्शा, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्ट हुई, तो उससे और चीज़ें, फिर सर्कुलर रेलवे अचानक ख़त्म हो गई। तो चीज़ें जो बेहतर की जा सकती थी, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उनको डेलिबरेटली लॉस में शो करके ख़त्म किया गया और एक ख़ास ट्रांसपोर्ट माफिया ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो सर्कुलर रेलवे आज अभी भी आप देखें, वो अब जिस तरीके से चलाई जाती है, तो वो लगता है ये है कि जैसे उसको प्लान नहीं किया जा रहा, बस चला के 1 साल बाद ये कहा जाएगा कि जी लॉस में जा रही है, तो लिहाजा उसे बंद कर दिया जाए, बैक टू स्क्वायर वन हमें नज़र आएगा। तो इसलिए मुझे शहर बढ़ता हुआ तो नज़र आ रहा है कि शहर बढ़ रहा है लोगों की आज, यानी जिस शहर की आबादी का आप सही तयन नहीं करते, उसमें पॉलिटिक्स ले आते हैं कि जी शहर में अगर सही मरदमशुमारी हो तो शहर की सीटें कितनी होंगी, डिलिमिटेशंस होंगी। तो जब शहर की आबादी का आप तयन नहीं करते, मरदमशुमारी में आप जो है वो घपले करते हैं, तो फिर ये आदमी सोचने पे मजबूर होता है कि डेलिबरेटली चीज़ें की जा रही हैं, डेलिबरेटली शहर को जो है तबाह किया जा रहा है, डेलिबरेटली लोगों को लड़वाया जा रहा है। जब पहली अफ़गान वॉर शुरू हुई तो उसके बाद वो सारा प्रेशर कराची पर आया, ड्रग्स आई, असला आया, हेरोइन का कल्चर जो है वो जोड़ा गया, और तो उसकी भी बेस जो है वो इसी शहर को बनाई गई। यहीं से लोग फिर यहाँ से लोग ड्रग्स बाहर ले जाते थे। तो वो उस तरीके से ये शहर जिस तरीके से बनना चाहिए था, जिस तरीके से संवरना चाहिए था, उस तरीके से हो नहीं पाया। तो जिस एहसास महरूमी की आप बात कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर आया, और उसकी रिएक्शन में ही शायद हमने देखा कि यहाँ पे एक तशद्दुद की सियासत परवान चढ़ी, तो जब वो सबब ख़त्म नहीं हुआ तो क्या ऑपरेशन से वाकई ये मसला हल हो जाएगा, या किसी और सूरत में हम देखेंगे वापस तशद्दुद की सियासत वापस? नहीं, तशद्दुद की सियासत तो वापस खैर नहीं आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि एक अगर अयूब खान के पीरियड में इलेक्शन के वक्त एक कोई रिएक्शन था, चले इलेक्शन का रिएक्शन था, वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद हमें यही नज़र आया कि उस चीज़ को, जैसे असला की
जो है रेल फेल हो गई एकदम शहर के अंदर ना। पहले तो यहाँ तसव्वुर नहीं था इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से सोराब रोड पे लाके ड्रग्स को भी डंप किया जाता था, आर्म्स को भी डंप किया जाता था, फिर शहर में सप्लाई होती थी। तो वो कराची में 70s से पहले कोई कभी भी कराची में सेक्टेरियन राइट्स नहीं हुए, सेक्टेरियन किलिंग्स नहीं हुई। लेकिन हमें 78 के बाद नज़र आता है कि कराची में सेक्टेरियन किलिंग्स भी हुई, सेक्टेरियन ग्रुप्स भी बने। इसी तरह एथनिक किलिंग्स भी हुई, एथनिक ग्रुप्स भी बनने शुरू हो गए। तो वो सारी चीज़ें एक उस प्लान का हिस्सा नज़र आती हैं कि कराची की वो जो एक आवाज़ थी, जो एक ऑपोजिशन की आवाज़ समझी जाती थी, एक ऑर्गेनाइज फोर्स के तौर पे लिया जाता था, वो चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जो है शहर तकरीबन डिवाइड हो चुका है उसमें। और उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, अगेन शहर है सही। लेकिन शहर की अब भी सीरियसनेस वो नज़र नहीं आ रही कि इस शहर को एक मेयर के अंडर ये शहर क्यों नहीं हो सकता, ये शहर इस शहर की मेट्रोपॉलिटन पुलिस क्यों नहीं हो सकती, जो दुनिया भर में मेट्रोपॉलिटन, जिस तरह दुनिया भर में मेट्रोपॉलिटन को बनाया जाता है मेट्रोपोलिस को, उस तरीके से कराची में क्यों नहीं होता। ये कराची में आप बॉम्बे चले जाएं, आप टोक्यो देख लें, आप पीकिंग देख लें, आप न्यूयॉर्क देख लें, तो उस तरीके से ये शहर को क्यों नहीं बनाया जाता। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता यही है कि शायद हमने बहुत देर कर दी सही इस शहर को। अब तो सिर्फ लूट मार होती है। अब इंतज़ामी जिस हवाले से जो भी इंतज़ामी हवाले से यहाँ पे बेतवज्जोही की गई, इसके अलावा एक दूसरी मौजू की तरफ मैं जाना चाहूँगा जहाँ पे इसको मज़ीद इस मामले को ख़राब किया गया। एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की भी हवाले से हमें देखा गया। फ़ास्ट फॉरवर्ड करके अगर हम ज़ियाउल हक़ के ज़माने में आ जाएँ तो यहाँ पे ये तासुर दिया जाता है कि यहाँ पे जो दो जमातें थीं, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा MQM को खड़ा किया गया। एक तो आप ये बताइएगा कि क्या वाकई वो था, और अगर उसको इंजीनियर करके खड़ा किया गया तो यहाँ की ज़मीन इतनी ज़रख़ीज़ क्यों थी उन ख़यालात को करने के लिए कि लोगों ने वाकई अडॉप्ट कर लिया और कई सालों तक उनको वोट के ज़रिए उन पर एतमाद के इज़हार करते रहे। कराची में अगर जमात इस्लामी का एक ही पीरियड रहा है, 70s में अगर हम उठा के देख लें, लेकिन वहाँ जैसे भुट्टो साहब के पीरियड में कोटा सिस्टम आया, उस कोटा सिस्टम और सिंधी ज़बान का बिल आया उसमें, तो उस पर मेरा ख्याल है ओवर रिएक्ट किया शहर ने। अच्छा, उसको अगर और ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता। पीपल्स पार्टी से बहुत बड़ी, क्योंकि पीपल्स पार्टी 70s में अगर हम देखें, 70s और 77 में, तो हमें नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ अच्छे खासे उर्दू स्पीकिंग को वो टिकट्स दिए थे और अच्छे मोतबर लोगों को सही टिकट दिए थे। लेकिन जो शहर का पॉलिटिकल कल्चर था वो पीपल्स पार्टी नहीं समझ सकी, और उसको पहली जो शहर को जो लैंग्वेज राइट्स हुए उसको रिलीजियस पार्टी ने लीड किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि MQM को बनाया गया। MQM एक आउटकम थी उस रिएक्शन का, जो जमात इस्लामी ने खुद, जमात इस्लामी और जो उस वक्त रिलीजियस पार्टीज़ थी, उन्होंने कोटा सिस्टम के हवाले से जो मुहिम चलाई और जिसमें ज़ाहिर है यहाँ किलिंग्स भी हुई, जो शोधा उर्दू हम देखें उसमें वो सब कुछ, तो वो उस वक्त तो MQM नहीं थी। तो MQM उस सब का आउटकम थी सही। उसमें उसको इस्टेब्लिशमेंट ने बैकिंग ज़रूर की होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो की फांसी के बाद जमात इस्लामी की यूटिलिटी उनकी नज़र में ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने उस लिहाज से पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए अंदरूनी सिंध अर्बन एक उनको जो है वो पार्टी चाहिए थी। सही। लेकिन ये कहना कि सिर्फ इस वजह से MQM बनी, ये नहीं था, वो एक आउटकम था, वो जो कुछ भी चीज़ें हुई उसका। लेकिन फिर उसमें जो वायलेंस का अंसर आया, उससे ना सिर्फ ये कि उर्दू स्पीकिंग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उसमें पूरा जो उर्दू स्पीकिंग का एक कल्चर था, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, कल्चर भी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ कहूँगा, कि जो एजुकेशन थी, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो गई।
और उर्दू स्पीकिंग फिर ब्रांड किए जाने लगे एज ए टेररिस्ट। सही। उर्दू स्पीकिंग, दहशतगर्द, ये इस तरह की टर्म्स हो गई। और क्योंकि MQM के पास इतना भरपूर मैंडेट था कि अगर MQM चाहती, माफ़ कीजिएगा, तो इसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर सकती थी। लेकिन मेरा ख्याल है वो एक तरीके से मिस्ड अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं, इतना हैवी मैंडेट के बाद भी अगर आप शहर को बेहतर अंदाज में ना चला सकें, और बेहतर वो नहीं तो वो एक अच्छे पढ़े लिखों की जमात थी, अब मिडिल क्लास की जमात थी, लेकिन दे मिस द अपॉर्चुनिटी। सही। उसमें MQM के भी ज़माने में एक और चीज़ जो नाकाबिल फ़हम नज़र आती है, ये तो सही है कि वायलेंस हुआ तो ऑपरेशंस वगैरह भी हुए, लेकिन उन ऑपरेशन में एक दो चीज़ें अजीब सी नाकाबिल फ़हम नज़र आती हैं। वो है कि एक से ज़्यादा दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि यहाँ पे ऑपरेशन किया गया हमारे अस्करी इदारों की तरफ से, लेकिन उसमें जो चीज़ें हुई, जैसे जिनापुर का वो हुआ कि लोगों ने कहा जिनापुर, बाद में ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी तरह एक मेजर साहब थे या ब्रिगेडियर थे जिनके अगवा की एक पूरी कहानी थी कि उनको वो किया गया, फिर बाद में वही केस हुकूमत ने वापस ले लिया। तो ये मतलब उससे जो मीडिया पे चलाया गया कि यहाँ पे जिनापुर और पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है, तो एक इफ़ेक्ट तो बना दिया गया, फिर बाद में कहा गया कि नहीं। अब वो उसमें भी वही है ना कि उसमें अगर जैसे यही हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, उसका एक बड़ा फ्लॉ ये रहा कि आपने ऑपरेशन किया आपके बकौल मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन एक एजेंसी ने फिर उसके मुकाबले में एक और ग्रुप लाके खड़ा कर दिया। वो वही लोग थे जिन पे ये सारे इल्ज़ामात थे। तो अब अगर आपका मकसद मिलिटेंसी को ख़त्म करना था तो वो नहीं नज़र आता हमें। वो मकसद ये समझ में आता है कि आपको MQM की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को ख़त्म करना था, इसलिए आपने, और उसके नतीजे में जो एथनिक राइट्स थे वो और ज़्यादा हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी जिनको अलग किया गया वो भी, उन पे भी मिलिटेंसी का इल्ज़ाम था। फिर जो जिनसे अलग हुए उन्होंने फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए हथियार, आपका इशारा आफाक अहमद आमर, उनकी वो तो हकीकी है, MQM हकीकी बनाई गई। तो MQM हकीकी बनाने की कोई मंतक नहीं थी, अगर बनानी भी थी तो वो पॉलिटिकल अगर वो थी उसमें, और वो एक नेचुरल उसमें वो होती थी। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उसके नतीजे में किलिंग्स बढ़ गई। सही। एक दूसरे को मारने लगे, असले की एक दौड़ शुरू हो गई। इसी तरीके से और भी ग्रुप्स कराची में इस तरीके से फैल गए। तो वो जो ऑपरेशन के असल मकासद थे 92 के ऑपरेशन के, वो सियासत की नज़र हो गए। इसी तरीके से जब 94 में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई, और वो भी लगता है कि एक स्टेट की सोची समझी जो है वो स्कीम थी कि चूँकि इन लोगों के मुकदमात जो है उनके बकौल अदालतों में साबित नहीं हो सकते, लिहाजा इनको एक्स्ट्रा जुडिशली, तो वो एक पार्ट ऑफ द पॉलिसी। तो उसके नतीजे में भी, और फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और MQM का वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट था, तो उससे चीज़ें बेहतर होने के बजाय एग्रीवेट होती है। सही। ये जो अब ऑपरेशन हुआ 2013 में, ये निस्बतन उस लिहाज से बाय पार्टीजन नज़र आता है कि उसमें लियारी में भी ऑपरेशन हुआ, लियारी गैंग वॉर के हवाले से भी हुआ, दीगर उसके, और उसमें फिर उस तरीके की रही होगी यकीनन, उसमें भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन, लेकिन वैसी नहीं रही जैसे हमें 92 और 94 में नज़र आती है। सही। तो इसीलिए इसके रिजल्ट्स भी उससे बेहतर नज़र आते हैं हमें, कि उसमें इन्होंने सेक्टेरियन आउटफिट्स को भी टारगेट किया, इन्होंने जो ग्लोबल टेररिज्म वगैरह के हवाले से तालिबान, अलकायदा, इनको भी टारगेट किया, और साथ में उन्होंने MQM के मिलिटेंट विंग या लियारी गैंग वॉर को, इनको भी टारगेट किया। तो इन तीन ऑपरेशंस का अगर हम जायज़ा लें तो ये जो 2013 का ऑपरेशन था, ये निस्बतन बेहतर ऑपरेशन है। ये इसके मौसर होने का, वैसे आपकी नज़र में आप इसको क्रेडिट किसको देते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को या उस वक्त की जो अस्करी क़यादत, सुप्रीम कोर्ट को? अच्छा। क्योंकि ये ऑपरेशन शुरू ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ। अच्छा। ये कराची बदअमनी केस के नतीजे में जो है ये ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था। फिर जाहिर है उसमें फ़ौजी और सियासी क़यादत दोनों ने फ़ैसला किया। उसमें नवाज़ शरीफ साहब का इनिशिएटिव भी था, उसमें उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उसको सपोर्ट किया था, उसमें बल्कि MQM ने भी उसे सपोर्ट किया था उस स्टेज पे उसमें। तो फिर बाद में उसके कलर तब्दील होने लगे, उसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी आ गई, उसमें सारी चीज़ें आ गई, तो वो उसका थोड़ा सा रंग तब्दील हुआ।
लेकिन बाय एंड लार्ज जो है वो नज़र ये आता है कि सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के ये फ़ैसला किया। सही। चलें मज़ीद फास्ट फॉरवर्ड करके अगर हम ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल पे आ जाएं, और एक और हमें एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक बहुत वाज़ेह मिसाल नज़र आई जिसमें दोनों अतराफ़ ने एतराफ़ किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब एक तरफ आए और फ़ारूक सत्तार जिनकी इत्तेहाद की एक कोशिश की गई, वो कोशिश नाकाम क्यों हो गई बाय द वे? और इस इजलास में फैसल वाउडा साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे होते थे? MQM जो 22 अगस्त के बाद 22 अगस्त 2016 के बाद जो सूरत हाल बनी, उसमें बिल्कुल MQM की समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है बेसिकली। उससे पहले हमें 2013 के इलेक्शन में ये नज़र आया था कि MQM के अंदर जो है वो रिफ्ट हुई है, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ ने 8-9 लाख वोट लिए थे, और उसमें हालांकि MQM को अपनी नशिस्तें मिल गई थी। सही। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि MQM की सोच में एक जो मिलिटेंट फैक्टर आया, और दूसरा ये कि वो ये समझने लगे कि शहर में सिर्फ उनकी इजारादारी है। सही। और इससे MQM को नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा। वरना 2013 में MQM का या उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन का जो रद्दअमल था अपनी जनरल कौंसिल में, जिस तरह उनके वर्कर ने उनकी लीडरशिप को निशाना बनाया, उसके कोई जवाब नहीं बनता था। उन्होंने ख़ुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी उसमें। फिर इसी तरीके से 22 अगस्त को जिस तरह उन्होंने तकरीर की, जिस तरह नारे लगाए, उसके बाद में माजरत ज़रूर की, लेकिन जब आप डैमेज कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा था, तो उसके बाद वो प्रेशर बहुत ज़्यादा आया MQM के ऊपर। उन्हें अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी से निकालना पड़ा, वो अलग वो बात है। जाके सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में तकारीर करनी पड़ी उनके हवाले से, और वो मुकदमात आज तक चल रहे हैं। अब ये भी एक दिलचस्प है कि 22 अगस्त 2016 का जो गद्दारी का मुकदमा है, उसमें ऐसे लड़कों के पे भी मुकदमे, कई 100 लड़कों पे ऐसे मुकदमात भी बनाए गए कि इन्होंने जलसे में शरीक होकर तालियां बजाई। अच्छा। तो तालियों के नाम से भी मुकदमे बने हैं और आज भी मौजूद हैं वो। सही। तो वो लगता है कि ये कि वो टारगेट अपनी जगह, लेकिन फिर ये एक्सेस होता है, फिर आप उसको उन्हीं वर्कर्स को, उन्हीं लोगों को फिर यूज़ करते हैं आप उस एक तरीके से। तो यहाँ कभी भी उस तरीके से चीज़ें नहीं सेटल हुई। तो उसके बाद जो डिवीज़न हुआ वो बढ़ता चला गया। उससे पहले ही मुस्तफ़ा का 2013 के बाद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, ये ग्रुप अलग हो गया था, और इनके अलग होने की एक रीज़न जो थी उस वक्त भी थी, वो ये थी कि जब आमिर ख़ान MQM में आए तो MQM की एक बड़ी जो राब्ता कमेटी के ज़्यादातर लोग थे वो आमिर ख़ान को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। तो वो ऑलरेडी एक MQM के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई थी आमिर ख़ान के आने के बाद, जो कि मल्टीप्लाई होती चली गई। अब उसके बाद की जो 2016 के बाद की जो सूरत हाल हुई, उसमें गालिबन जो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार अगर अपने आप को चीज़ों से आइसोलेट रखते हैं, अलग रखते, तो शायद ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। अच्छा। लेकिन फिर ज़ाहिर है चीज़ें जब बढ़ गई, फिर बाद में 2016 में ही के शुरू में ही मुस्तफ़ा कमाल और ये सारे लोग वो थे जो एक ज़माने में MQM का पार्ट एंड पार्सल होते थे, उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी की बुनियाद रखी, अब एंटी अल्ताफ़ हुसैन वो सब। लेकिन वो उनको फिर लोगों ने उस वक्त जब आए तो लोगों ने उनको इस्टेब्लिशमेंट का ही एक हिस्सा गर्दाना, जिस तरह MQM हकीकी को गर्दाना था। लेकिन उसके बाद MQM के अंदर कुछ नहीं रहा। MQM पाकिस्तान भी उस तरीके से जो तितर बितर रही, उस तरीके से। इस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इन दोनों को आपस में मिला है? किसको आपस में मिला है? इन दो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप लोग दोनों साथ बैठे। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ कि मतलब इस्टेब्लिशमेंट वो चाहती थी कि PSP आगे बढ़े। अच्छा, तो उसका वो मफा PSP आगे बढ़े, तो वो चूँकि वो उसमें वो कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि एक अगर आप पे छाप पड़ जाती है तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे हकीकी के लिए डिफ़िकल्ट हुआ। तो उसको अगर वो एक नेचुरल प्रोसेस में चीज़ों को छोड़ देते तो इस्टेब्लिशमेंट को ये ज़रूरत ही इसी तरीके से जब इन्होंने सब ने मिलकर अपने अंदर कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश की। मेरियट होटल के अंदर एक उन्होंने इजलास बुलाया था, जिसमें आफाक को भी बुलाया था, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल को भी बुलाया था, जिसमें ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे होने थे। लेकिन लास्ट मिनट पे सबके पास दबाव आ गया कि आप
और वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई फिर। एक जो दिलचस्प सवाल किया जाता है कि वो जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें फैसल वाउडा साहब शरीक थे। कौन से मुज़ाकरा? ये मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार साहब जब इनका पैचअप हो रहा था तो उसमें फैसल वाउडा साहब थे और तहरीक इंसाफ को पता नहीं था कि वो हैं, तो वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? वो मुझे सही इस वक्त डिटेल याद नहीं, ये तो याद है मुझे कि वो हुआ था, लेकिन वही था ना कि वो बेसिकली इस सारे अरसे में इतने 4-5 साल में जो है MQM बहुत डैमेज हुई इस 4-5 साल में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 2018 के इलेक्शन जो है वो उस तरीके से मैनेज नहीं होते तो शायद MQM को बहुत ज़्यादा सीटें तो नहीं मिलती, लेकिन इससे बेहतर सी परफॉर्मेंस उनकी होती जो रही। इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल भी एक दबाव में मुसलसल हैं, आज भी दबाव में हैं। उन पे एक दबाव ये भी है कि आप PTI में मर्ज हो जाएं। अच्छा, ये उनके पे बाकायदा उनको इस्लामाबाद से लोगों ने आके उन पे वो किया, तो उस पर उन्होंने जो है वो अंदरूनी तौर पे रिएक्ट भी किया कि जी इससे बेहतर है मैं PSP वाइंड अप करके वापस चला जाऊँ। अच्छा, हाँ, तो ये इस तरह का इन्वॉल्वमेंट जो है पाकिस्तान कराची की ख़ास तौर पे सियासत में, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अभी फ़िलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी क्या सोच चल रही है मुख्तदर हलकों में? उनको PTI के जो 14 अरकान असेंबली हैं उनसे खुश हैं? आगे का क्या देख रहे हैं? मुस्तफ़ा कमाल भी हमने देखा ग्राउंड पे तो वो नहीं परफॉर्मेंस नहीं करते नज़र आ रहे। कराची में इस वक्त ग्राउंड तो बहुत ओपन है, स्पेस कौन इस स्पेस को फिल करता है ये अभी अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं उससे थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, उसके बाद है। लेकिन कराची बेसिकली अब उन्होंने नज़र ये आता है कि कराची पॉलिटिकली डिवाइडेड रहेगा। सही, जिस तरह पहले एक आवाज़ होती थी, अब कराची की एक आवाज़ नहीं होगी, अब कराची की कई आवाज़ें होंगी और मुख्तलिफ अंदाज में होंगी। सही। चलें, कराची का मौजू तो तकरीबन हमने कंक्लूड करते हैं, उसको आखिर में 1-2 हल्के फुल्के सवाल आपसे पूछेंगे कि आपके एक भाई अतहर अब्बास साहब DGI SPR रह चुके हैं और दूसरे भाई ज़फ़र अब्बास साहब डॉन के एडिटर हैं। हम देखते हैं ट्विटर पे भी और वैसे भी मीडिया में कोल्ड वॉर चल रही होती है ISPR और डॉन के दरमियान, तो उसके असरात घर में भी नज़र आते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं नज़र आते, क्योंकि हम अपनी उस तरीके से जर्नलिज्म को डिस्कस नहीं करते। अच्छा, उस तरीके से। और सिर्फ वही नहीं, सिर्फ ज़फ़र ही नहीं, जैसे और भी हम यहाँ जो 4 भाई हैं, एक भाई बाहर है, लेकिन हम जो भी 4 भाई हैं, अतहर ज़ाहिर है, अतहर तो ISPR में जब थे वो ISPR में थे। मेरी जर्नलिज़म भी कुछ 40 साल हो गए, ज़फ़र साहब की जर्नलिज़म को, फिर अज़हर जियो को हेड कर रहे हैं, तो कभी भी उसके थ्रू किसी के जहन में होगा कि शायद जो बड़े भाई हैं वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने उन हलकों को बता दिया था कि ये भाई मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। तो आप हम सबकी अपनी अलग अलग सोच है। सही। आखिर में एक सवाल ये कि जब कोई सियासतदान आजकल नैब के शिकंजे में आता है फिर वो छूटता है तो तज्ज़ियाकार काफ़ी इस बारे में तबसरा करते हैं कि ये खामोश हो गया इसलिए उसको छोड़ दिया, या ये ज़्यादा बोल रहा था इसलिए उसको पकड़ लिया। एक साहब हैं मीर शकील उर रहमान साहब, उनको भी नैब ने एक पुराने मुकदमे में सियासतदानों की तरह गिरफ़्तार किया, फिर कुछ महीने गुजारने के बाद अब छोड़ दिया। तो क्या उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्होंने लाइन और लेंथ अपनी ठीक कर लेनी है, या वो तो पॉलिसी से आपको नज़र आएगा? आपको उनके अखबार के एडिटोरियल से कॉलम्स में जो उनके अखबार आपको क्या लगता है? कि मुझे नहीं लगता, मुझे अब तक वो दबाव होता है कुछ जो एक तरीके से, जैसे पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के 2 बड़े जो ग्रुप्स हैं उन पे दबाव है, जियो और डॉन, जियो जंग, पूरा जंग ग्रुप और डॉन ग्रुप, सही, उस पर, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं। उसमें उनको मुख्तलिफ अंदाज में दबाव में लाया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव में लाया जाता है, लेकिन अगर वो बिल्कुल उस एक तरफ ब्रैकेट हो जाएंगे तो फिर वो जो उनकी जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है, इसलिए जियो बंद रहा बहुत हमीद मीर साहब के केस के बाद, लेकिन जियो की पोजीशन में फ़र्क नहीं आया। और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि खास अभी भी आप देखें कि तमाम बात के बाद वापस गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे मीर शकील? नहीं, मेरा नहीं, अगर गिरफ्तार हो भी जाएं तब भी जियो की पोजीशन में फ़र्क नहीं आएगा। उसकी वजह यह कि फिर जियो ख़त्म हो जाएगा अगर जियो ने वो पोजीशन पकड़ी।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो चलता रहता है, लेकिन जियो की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी न्यूज़ है। सही। उसमें डॉन की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी न्यूज़ है और एडिटोरियल इंडिपेंडेंस है। सही। यानी डॉन लीक्स के बाद जो डॉन पे प्रेशर था वो अनप्रेसिडेंटेड था। सही। लेकिन डॉन स्टूड, उसके एडिटर ने कहा कि जी जो भी जिम्मेदार है वो एडिटर है। सही। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैज़ पब्लिश्ड। सही। उन्होंने एडिटोरियल में लिखा कि एडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो डॉन इसीलिए आज दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से डॉन एक यूनिक पोजीशन इसी वजह से है कि वो वाहिद अखबार है जो जहाँ एडिटर जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट होता है। सही। और इसी तरीके से जंग और जियो जो है इसीलिए साल से नंबर 1 है। उसकी बेसिक वजह ये है कि प्रेशर्स होता है, झुकाव कहीं नज़र आता है, प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो न्यूज़ के हवाले से जब भी दुनिया में अगर कोई 2 ग्रुप्स कोर्ट होते हैं वो जंग और डॉन है। सही। तो वो इटसेल्फ शोज़ के लोग आज भी उसी को क्रेडिबल एतमाद समझते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।